ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने कल से नाउन के बारे में सीखना शुरू किया है, जिसमें पहला सब टॉपिक था आर्टिकल्स, जिसके बारे में हमने कल देखा। आज एक छोटे से उदाहरण लेके हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो पहला वाक्य सामान्यतः अनिश्चित आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल ए अथवा एन वहां से होता है। एक बार ये तय हो जाता है कि हम किसकी बात करते हैं तो उसके बाद उसी वस्तु, उसी व्यक्ति, उसी घटना के लिए द का इस्तेमाल होता है। मान लो मैं कल दिल्ली जाता हूं तो मेरे मित्र को फोन करके बोलूंगा, मैं आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलता हूं। मेरे मित्र को मैं फोन करके बोलूंगा कि कल मैं दिल्ली आता हूं, मुझे अ ट्रैवल कार चाहिए विथ अ गुड ड्राइवर। अ ट्रैवल कार विथ अ ड्राइवर, अ गुड ड्राइवर। मैं कल दिल्ली पहुंच गया, गाड़ी भी आ गई, मैं बैठा गाड़ी में, देखा गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर भी अच्छा है, साफ सुथरा है, गाड़ी अच्छी तरह से चलाता है। तो 10 मिनट के बाद मैं फ्रेंड को फोन करूंगा, थैंक यू कहूंगा और कहूंगा द कार और द ड्राइवर अच्छे हैं। तो इस तरह से हम ए से द पे आते हैं। अब हम नाउन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 शब्द दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये शब्द पता होना चाहिए। आपको याद नहीं रहता तो चलेगा, स्पोकन इंग्लिश में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ग्रामर को समझने के लिए थोड़ा बहुत जान लेना अच्छा है। आप देखेंगे मैंने टॉप पे क्रियापद लिखा है टू इन्फ्लेक्ट। टू इन्फ्लेक्ट यानी मोड़ना, कोई भी चेंज करना। ये कॉमन डिक्शनरी का शब्द है। हम किसी को भी चेंज करते हैं तो उसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे अगर अपनी देश में, अपनी अर्थशास्त्र की व्यवस्था में कोई बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है अभी। तो इन्फ्लेक्शन यानी मोड़ना। ये ग्रामर में भी यही शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन ग्रामर में और एक चीज है। आप पहले सीरियल नंबर 1 देखिए कि ग्रामर में कई कई शब्दों को चेंज किए जाते हैं, मोड़े जाते हैं, इन्फ्लेक्ट किए जाते हैं। वर्ब को इन्फ्लेक्ट किया जाता है, नाउन को इन्फ्लेक्ट किया जाता है, प्रोनाउन सर्वनाम को इन्फ्लेक्ट किया जाता है, एडजेक्टिव को इन्फ्लेक्ट किया जाता है, एडवर्ब को इन्फ्लेक्ट किया जाता है। तो इन शब्दों को इन्फ्लेक्ट करके उसको एक नया रूप दिया जाता है। आज तक हमने देखा कि जो इन्फिनेटिव क्रियापद है, हम सीरियल नंबर 2 में है अभी, जो इन्फिनेटिव क्रियापद है उसको टेंस के हिसाब से, आस्पेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। और इसके लिए एक स्पेशल शब्द है कॉन्जुगेशन, जो मैं बार बार आपके साथ बोलता था। तो सभी प्रकार के शब्द को चेंज करना इन्फ्लेक्शन है, लेकिन जब हम वर्ब को चेंज करते हैं, सिर्फ वर्ब को, जो सीरियल नंबर 2 में लिखा है, तो वो इन्फ्लेक्शन को हम इन्फ्लेक्शन नहीं बल्कि कॉन्जुगेशन कहते हैं। सीरियल नंबर 3 पे आते हैं। जब हम वर्ब के अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को चेंज करते हैं तो उसे हम डिक्लेंशन बोलते हैं। इस तरह के इन्फ्लेक्शन को डिक्लेंशन बोलते हैं। मतलब एक इन्फ्लेक्शन होता है जिसमें बदलाव आता है, चेंज आता है। अगर ये चेंज वर्ब से जुड़ा है तो हम उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, और ये चेंज अगर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से जुड़ा है तो हम इसे डिक्लेंशन कहते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, स्पोकन इंग्लिश में ये कहीं भी बीच में नहीं आएगा। अब हम नाउन को कैसे इन्फ्लेक्ट करते हैं, जैसे जेंडर। जेंडर यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो जब नाउन को हम इन्फ्लेक्ट करते हैं तो एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है। अगर पुरुष है तो हम एक्टर कहते हैं, अगर स्त्री है तो हम एक्ट्रेस कहते हैं। जानवर में भी कई तरह इस तरह बोलते हैं।
लायन का हम लायोनेस करते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का वेट्रेस करते हैं। फिर हम नाउन का प्लूरल भी बनाते हैं, इसको भी डिक्लेंशन बोलते हैं। बॉय का बॉयज करते हैं। फिर नाउन का केस भी बदली होता है। हम हिंदी में जब आई को कर्ता के स्थान पर रखते हैं, जैसा आई है इंग्लिश में भी, तो हम मैं बोलते हैं। मैं अशोक को पढ़ाता हूं। लेकिन जब ये मैं कर्म के स्थान पे आ जाता है तो मी हो जाता है। अशोक मुझे पढ़ाता है। हिंदी में भी मैं का मुझे हो जाता है, इंग्लिश में भी इस तरह। इसको केस बोलते हैं। और जो हिंदी ग्रामर से परिचित है, तो केस सीखते सीखते आपको हिंदी की विभक्तियां याद आएगी, जो केस और कुछ डिग्री, कुछ हद तक प्रपोजिशन से जुड़ी हुई है। ये जब हम ये चैप्टर हाथ में लेंगे तो उस वक्त इसकी बात करेंगे। एडजेक्टिव, इसको भी डिक्लेंशन किया जाता है। स्लो, स्लोअर। जो स्लो है वो तो स्लो है, लेकिन अगर दूसरा आदमी इससे भी स्लो है तो हम उसको स्लोअर कहते हैं। इसी तरह एडवर्ब का भी डिक्लेंशन होता है। स्लोली का मोर स्लोली होता है। ये जब हम डिग्री पढ़ेंगे कंपैरिजन की, तो इसमें दोनों आएगा। एडजेक्टिव का हम कंपैरिजन कैसे करना और एडवर्ब का कैसे करना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है। लेकिन जब आपको विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप वाक्य रचना कर सकते हैं, बाद में मैं इस प्रकार के विषय हाथ पे ले सकता हूं। अब नाउन कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहला है कॉमन नाउन। जब हम ये नाउन बोलते हैं तो हमें सिर्फ पता चलता है कि हम किस वर्ग की किस श्रेणी की बात करते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, रिवर, सिटी। तो हमको ये कैटेगरी मालूम पड़ता है कि भाई बॉय की बात करते हैं तो एक 15, 16, 18 साल तक का लड़का होगा। गर्ल, टेबल, चेयर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, हम उस वर्ग की बात करते हैं। और किसी भी प्रकार का टेबल होगा, किसी भी प्रकार की चेयर होगी, सबको टेबल और चेयर ही कहेंगे हम। इसलिए इनको कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद आएगा प्रॉपर नाउन। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शहर, कोई भी देश, इनका जो नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन लिखते वक्त उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अशोक प्रॉपर नाउन है, आशा प्रॉपर नाउन है, यमुना नदी प्रॉपर नाउन है, अरवल्ली की पर्वतमाला प्रॉपर नाउन है, दिल्ली शहर भी प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। तो ये सब प्रॉपर नाउन है और उसका पहला अक्षर इंग्लिश में हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट में यानी कि कैपिटल में लिखा जाता है। तीसरे स्थान पे कलेक्टिव नाउन आते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जहां उसकी जो पूरी टीम है उसका एक अपना नाउन होता है और इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे क्रिकेट की जो टीम है उसको हम टीम बोलते हैं। और ये क्रिकेट के नियम है कि एक टीम में 11 क्रिकेटर्स होंगे। ये क्रिकेट का नियम है, इसको व्याकरण से कोई लेना देना नहीं। हॉकी की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। कहीं दुनिया में कोई ऐसा भी खेल होगा जहां टीम में 5 प्लेयर होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, तो उसको हम टीम कहते हैं। ये सब जानते हैं टीम क्या है। फिर कंपनी में, सरकार में बार बार कमिटियां बनती है, तो वो कमिटी में भी ऐसा होता है। कमिटी में 3 सदस्य हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जैसा काम जैसी कमिटी। तो इनको कलेक्टिवली, एकत्रित रूप में हम कमिटी कहते हैं। आर्मी, सभी प्रकार के सोल्जर्स साथ में मिलकर आर्मी बनता है। पुलिस, ये सब एग्जाम्पल है, उदाहरण है कलेक्टिव नाउन के। चौथा नाम आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे पहला आता है क्वालिटी। जैसे कोई मनुष्य में ऐसे गुण है कि वो प्रामाणिक है, बुद्धिशाली है, तो ये गुण को हम
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। अगर आप प्रामाणिक बोलेंगे तो वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। प्रामाणिक लड़का, तो लड़का नाउन है और नाउन के बारे में जो शब्द कुछ ज्यादा कहता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हम हमारी 5 इंद्रिय से इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। विजडम, इंटेलिजेंस, ब्राइटनेस, ये सब जो क्वालिटी है इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अंदर एक दूसरी चीज आती है एक्शन और फीलिंग। जैसे जजमेंट, जब कोर्ट जजमेंट देती है तो हम जजमेंट की लिखाई देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जजमेंट छुपा हुआ होता है वो हम नहीं देख सकते। लव, हेट्रेड, धिक्कार, ये सब एक्शन और फीलिंग कि हमें क्या अनुभव होता है, हम क्या फील कर रहे हैं, हमें कैसा लगता है, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फिर स्टेट, स्टेट यानी स्थिति, परिस्थिति, जो मैंने आपको स्टेटिव वर्ब सिखाते वक्त ये शब्द बोला था मैंने, स्टेट यानी परिस्थिति। जैसे कोई बच्चा या कोई आदमी कमजोर है तो कमजोर एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के आगे आता है, कमजोर लड़का, लेकिन उसकी जो कमजोरी है वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वीकनेस, कमजोरी। सिकनेस, बीमारी, हम बीमार को देख सकते हैं, बीमारी नहीं देख सकते। हम बीमारी की असर भी देख सकते हैं जो उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे होगी, लेकिन बीमारी नहीं देख सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी, गरीबाई। तो इस प्रकार के 4 नाउन है। इसके अलावा नाउन को और 2 तरीके से भी उसका ग्रुप बनाया जाता है। काउंटेबल नाउन, आप किसको काउंट कर सकते हैं। जैसे टेबल है तो 10 टेबल पड़े हैं तो हम काउंट कर सकते हैं, 100 टेबल पड़े हैं तो उसको भी काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन बोलते हैं, गिन सकते हैं। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सके। अनकाउंटेबल नाउन, कई लोग इसे नॉन काउंटेबल भी बोलते हैं, दोनों सही है, उसको हम नहीं गिन सकते। इसमें मुख्यत्वे प्रवाही आता है, कोई भी लिक्विड होगा, कोई भी प्रवाही होगा तो हम उसको नहीं गिन सकते। और कल जैसे मैंने बताया, राइस, चावल, वीट, गेहूं, बाल, इसको नहीं गिन सकते। आदमी कितना भी गंजा होगा लेकिन इसके बाल गिनना बहुत मुश्किल है, बाकी के जो बाल है वो, तो बाल भी नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नाउन के कई क्लासिफिकेशन होते हैं, कई वर्ग में नाउन को रखा जाता है। तो अब सीरियल नंबर 3 में पहली आइटम देखिए, नाउन जेंडर, जेंडर यानी लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक्टर, एक्ट्रेस। तो हम सबसे पहले जेंडर के बारे में देखेंगे। हिंदी में लिंग के 2 भेद है, मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग और फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। इंग्लिश में भी ये 2 भेद तो है ही, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश में और 2 भेद है जो आप सीरियल नंबर 1 में थोड़ा नीचे देख सकते हैं, कॉमन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षक और शिक्षिका, लेकिन इंग्लिश में दोनों को टीचर कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये टीचर है तो सिर्फ सुन के आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये टीचर स्त्री है या पुरुष है, इसलिए हम इसको कॉमन कहते हैं, कॉमन जेंडर है ये। डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड, ये सब कॉमन जेंडर में आएंगे। और हिंदी में एक चौथी कैटेगरी है, उसको न्यूटर बोलते हैं। जितनी भी निर्जीव चीज है, टेबल, कुर्सी वगैरह, ये सब ये न्यूटर में आते हैं, निर्जीव चीज। तो इस प्रकार के 4 कैटेगरी है। सीरियल नंबर 2 में मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है, समझने में बहुत ही आसान है, लड़का, पुरुष, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण है। सीरियल नंबर 3 में स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, इसको भी समझना बहुत इजी है, बहुत आसान है, स्त्री, लड़की, ये सब फेमिनिन है। सीरियल नंबर 4 में कॉमन है, जैसे पेरेंट, पेरेंट माँ भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं। चाइल्ड,
चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड, और ऊपर भी मैंने इसके एग्जाम्पल दिए, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट। तो ये सब कॉमन कैटेगरी में सीरियल नंबर 4 में आते हैं। और 5वें नंबर पे है न्यूटर, निर्जीव वस्तु, जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर, ये सबको न्यूटर कहते हैं। जेंडर समझना इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको उसके कुछ उदाहरण दूंगा, क्योंकि जेंडर का तो लिस्ट बहुत लंबा होता है, तो यहाँ पीपीटी फाइल में दिखाना असंभव है। आपको अगर किसी भी शब्द से तकलीफ है तो टेलीग्राम पे लिख सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा उसका। लेकिन मेनली मैंने फैमिली के नाम लिए हैं। जैसे 3 नाम आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई देंगे मैस्कुलिन में, बॉय, मैन, मेल। तो उसका स्त्रीलिंग होता है बॉय का गर्ल, मैन का वुमन और मेल का फीमेल। इंग्लिश में मैन और मेल, इसका उपयोग खास प्रकार से होता है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो वहां पे स्त्रियों का अलग से एक डिब्बा होता है, तो उसको वुमन कंपार्टमेंट नहीं बोलते हैं, फीमेल कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो ऐसी कई जगह पे है जहां हम मैन और वुमन के बदले मेल और फीमेल शब्द का उपयोग करते हैं। वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे शब्द आपको पढ़ाई में आते रहेंगे और आप धीरे धीरे ये सब समझने लगेंगे। यहाँ वुमन से जुड़ी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। MAN, मैन, आप इंग्लिश में इस तरह का शब्द आप कभी भी बोले या सुने तो जो बीच में ए है स्वर, वो बड़ा है। अगर आपको छंद के बारे में कुछ मालूम है तो लघु अक्षर और गुरु अक्षर होता है। तो ये जो मैन में ए है वो एक प्रकार का गुरु अक्षर है और उसका जो उच्चार होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, मैन। लेकिन ऐसा ही दूसरा शब्द हम लेते हैं पेन, लिखने की पेन, तो हम उसको पेन नहीं बोलते, हम पेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ई आता है। तो ई आता है तो उसका उच्चार छोटा हो जाता है, पेन। अब मैन के आगे कोई भी शब्द आएगा तो मैन का उच्चार हमेशा बदल जाता है और वो हो जाता है मन। देखो, आप वुमन को वू मैन नहीं बोलते हैं, वो मन बोलते हैं। और ये सभी को लागू पड़ता है। मैन वाला कोई भी शब्द होगा तो आपको अगर आगे दूसरे शब्द अक्षर लग गए तो आपको मैन के बदले मन बोलना पड़ेगा। मैन, वुमन, बैट्समैन, पोस्टमैन, जहां पे भी आगे शब्द है तो आपको मन करना पड़ेगा। और ये इसके अच्छे उदाहरण है, मिल्कमैन, पोस्टमैन, बैट्समैन। आप कभी भी अच्छे कमेंटेटर की कमेंट्री सुनेंगे तो वो बैट्समैन को कभी बैट्समैन नहीं बोलता, वो बैट्समैन बोलेगा। दूसरा, फादर इन लॉ। ससुर को फादर इन लॉ कहते हैं, लेकिन यह मुख्य नाम कौन सा है? फादर है, तो उसका स्त्रीलिंग बनता है मदर इन लॉ। ये आपको डिफरेंस जब आप बहुवचन बनाएंगे तो भी काम आएगा, क्योंकि फादर मेन वर्ड है। तो अगर कोई जगह पे फैमिली में कई बच्चे हैं तो 4-5 ससुर भी खड़े हैं, तो उसका जो बहुवचन होगा वो एस लॉ के पीछे नहीं लगेगा, फादर के पीछे लगेगा, फादर्स इन लॉ। समझो कोई घर में 2 बेटे हैं, उनकी 2 बहू है, तो डॉटर इन लॉज नहीं होगा, डॉटर्स इन लॉ होगा। फिर सन का डॉटर होगा, ब्रदर का सिस्टर होगा, हस्बैंड का वाइफ होगा, नेव्यू का नीस होगा, एक्टर का एक्ट्रेस, वेटर का वेट्रेस, हीरो का हीरोइन, किंग का क्वीन। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो ऐसे शब्द आपको बीच में आते रहेंगे और आपका वोकेबुलरी बढ़ता रहेगा। इसमें सीखने से ज़्यादा याद रखने की बात है। अभी हम एक वचन बहुवचन पे जाते हैं। ये भी सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें स्पेलिंग टेढ़े है और अपवाद ज़्यादा है। अपवाद तो हमने जेंडर में भी देखा, जैसे वुमन का मैन का वुमन होता है, बॉय का गर्ल होता है, बिल्कुल अलग प्रकार का शब्द है।
सिंगुलर प्लूरल में भी कई जगह पे ऐसा होता रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ये सारे एग्जाम्पल मैंने पीपीटी फाइल में लिखे हैं और दिखाऊंगा मैं आपको। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे मैंने बताया कि कुछ दिनों के बाद मैं हिंदी बोलना बंद कर दूंगा। बहुवचन, सीरियल नंबर 2, बहुवचन बनाने के लिए आमतौर पर शब्द के पीछे एस जोड़ा जाता है। ये सामान्य नियम है, एस लिखने से बहुवचन हो जाता है। बॉय का बॉयज होता है। लेकिन 3 नंबर, बहुवचन के नियम अपवाद से भरे हुए हैं। स्पेलिंग भी टेढ़े है, शब्द भी टेढ़े हैं। और यहाँ कोई ये बुद्धि का विषय नहीं है, हमको सिर्फ याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि इर्रेगुलर क्रियापद आपको कंठस्थ ही करने हैं, समझना क्या कुछ बाकी नहीं है, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर गो का पास्ट टेंस वेंट होता है तो इसमें क्या समझने का, आपको सिर्फ याद रखना है। इसी तरह जहां अपवाद है आपको मेमोरी में डालना पड़ेगा, कैसे भी करके बार बार पढ़ के। जो मैंने आगे की स्लाइड में बात की वो यहाँ पे आ जाती है। सिंगुलर प्लूरल में मैन का बहुवचन होता है MEN मैन। ये इसका उच्चार छोटा होगा बहुवचन का, MAN मैन, MEN मैन। वुमन का वुमन होता है। देखो मैंने मन जानबूझ के रेड फॉन्ट में लाल अक्षर में लिखा है, ये दिखाने के लिए कि उसका उच्चार मैन नहीं होगा, वुमेन नहीं होगा, वुमन होगा। और जैसे मैन का बहुवचन MEN मैन है, इस तरह वुमन का बहुवचन वीमेन है। लेकिन ये एक वचन में जो WO है वो वू बोला जाता है, बहुवचन में WOV बोला जाता है, वीमेन। और मन का भी मैन हो जाता है, वीमेन। अब हम मैन से जुड़े और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं वुमन की तरह। मिल्क मन, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा है तो मिल्क मैन। बैट्समन, बैट्समैन, ये इसका बहुवचन। मिल्क या बैट से कोई लेना देना नहीं है, आपको मैन का MEN करना है बहुवचन में। पोस्टमन, पोस्टमैन, पोस्ट का बहुवचन नहीं होगा, MEN मैन का बहुवचन होगा। अब सब गड़बड़ी शुरू होती है सीरियल नंबर 5 से। शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट आता है, यानी व्यंजन आता है, और उसके बाद वाई है, मतलब आखिरी अक्षर वाई है और उसके पहले कंसोनेंट है, तो वाई का आई होता है और एस के बजाय ES लगता है। आज सुबह टेलीग्राम पे भी मैंने इस प्रकार की कुछ पोस्ट की है। टेलीग्राम के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा डिटेल में समझाई है मैंने, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखो आर्मी का स्पेलिंग देखो, ARMY, वाई आखिरी अक्षर है और उसके पहले M व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो आर्मी में से वाई निकल गया, आर्म रह गया, ARM आर्म। वाई का आई हो गया, आप बाजू में देख सकते हैं, और उसके बाद ES को जोड़ा गया, तो आर्मीज। मैंने बाकी के शब्द के प्लोरल नहीं लिखे हैं, जगह नहीं रहती है ज्यादा, लेकिन बिल्कुल इसी तरह बेबी में बेबी का वाई निकल जाएगा, आई हो जाएगा और बाद में ES लगेगा। बेबीज, बॉडीज, लेडीज, सिटीज, पार्टीज। और ये स्पेलिंग का नियम है, इसलिए यही नियम क्रियापद में भी लागू होगा। जब आप फ्राई, तो फ्राई का जब आप थर्ड पर्सन, प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर, सिंपल एस्पेक्ट, वो जो 4 ग्रह की युति होती है, तो फ्राई का भी फ्राइज होगा। प्रेजेंट टेंस, सिंपल एस्पेक्ट, थर्ड पर्सन, सिंगुलर में फ्राई का फ्राइज होगा। स्पेलिंग का नियम यही रहेगा। लेकिन शब्द के अंत में वाई है और उसके पहले व्यंजन नहीं बल्कि स्वर है, वॉवेल है, तो क्या होता है? तो वाई में कोई बदलाव नहीं आता, वाई वैसा का वैसा रहता है और सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे बॉय, बॉय में आखिरी अक्षर वाई है, लेकिन वाई के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, व्यंजन नहीं है, वाई के आगे स्वर है, ओ, तो बॉय का बॉयज होता है। वाई वैसा का वैसा रहता है और एस लगता है, ES नहीं लगता। और इसके बाकी के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं,
बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, डे का डेज, ट्रे का ट्रेस, की का कीज, डोंकी का डोंकीज। ये क्रियापद में भी यही नियम लागू पड़ता है। जब आप टू बाय करके, बाय यानी खरीदना, टू बाय क्रियापद है खरीदना, तो उसका प्रेजेंट टेंस सिंपल एस्पेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर चार ग्रह तो बाइस होता है, वाई का आई नहीं होगा क्योंकि वाई के आगे स्वर है यू। आज मैं जहां तक नाउन का संबंध है यहां मैं रुक जाता हूं। कल इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, नहीं तो उसके लिए मेरे पास कोई समय नहीं रहेगा। और कल मैं डेफिनेटली आपको एक नया प्रश्न पत्र भी दूंगा, ये आज का है। अब ये होमवर्क देने से पहले मैं आपको ईट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं मुखवास बंद कर दूंगा, लेकिन ये मुखवास आपको टेस्ट पेपर में देते रहूंगा। पहली बात तो ईट इर्रेगुलर क्रियापद है। मैंने इसके बाद दो शब्द लिखे, एट और ईटन। जब भी इर्रेगुलर क्रियापद है तो उसका फुल कॉन्जुगेशन करने के लिए, फुल कॉन्जुगेशन मतलब तीनों टेंस और तीनों एस्पेक्ट, 9 वाक्य लिखने के लिए हमें सिर्फ दो शब्द सीखने हैं, सारे शब्द नहीं सीखने हैं। ये नियम मैंने आगे आपको दिखा दिया, आपके पास प्रिंट आउट है, आप देख सकते हैं उसमें। तो ईट का भूतकाल होगा एट और उसका भूत कृदंत होगा ईटन। ईट का पास्ट टेंस यानी भूतकाल एट, ईट का पास्ट पार्टिसिपल यानी भूत कृदंत ईटन। आज के बाद मैं ये बात आपको नहीं समझाऊंगा। कोई भी इर्रेगुलर क्रियापद होगा तो उसके बाद दो शब्द लिखूंगा, जैसे यहाँ एट और ईटन लिखा है। आपको समझ जाना है कि इसमें जो पहला शब्द है वो भूतकाल है, पास्ट टेंस है, और दूसरा जो शब्द है वो भूत कृदंत है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब ईट से जुड़ी एक स्पेशल बात, आपको हमेशा सिखाया गया होगा कि ईट का मतलब होता है खाना खाना। भौतिक स्वरूप से कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसको ईट कहते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता ईट का मीनिंग ईट नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं और एक शब्द के जरिए आपको बताऊंगा, जो मैंने लाल अक्षर में इसी लाइन में एंड में लिखा है, टू टेक। अब ये कैसे होता है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके दिखाता हूं। मैं समझो आपके घर का कोई सदस्य, आपके पिताजी किचन में बैठे बैठे नाश्ता कर रहे हैं और कोई उनको मिलने आता है, पूछते हैं पिताजी क्या करते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। मैंने आपको बताया था इंग्लिश दो लैंग्वेज है, एक रिटन इंग्लिश और एक स्पोकन इंग्लिश, और इसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, डव और रफ, डू और गो। लेकिन आप जब इंडिया में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा इंग्लिश सीखने के बाद कि यहाँ एक तीसरी इंग्लिश भी है, वो है इंडियन इंग्लिश। तो ये इंडियन इंग्लिश है, ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। ये गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। आप किसी गोरे को पूछेंगे तो कहेंगे ही इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, ये इस तरह से बोला जाता है। अगर वो लंच ले रहे हैं तो हम हिंदी में भी कहते हैं लंच खा रहे नहीं, लंच ले रहे हैं, ही इज टेकिंग हिज लंच। अगर डिनर ले रहे हैं, ही इज टेकिंग हिज डिनर। तो ईट का उपयोग कहाँ होता है मैं बताता हूँ, ईट का उपयोग कहाँ होता है। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं पूरा सारा चित्र आपको दिखा देता हूँ। 90% दुनिया नॉनवेज खाती है, और फिर यहां से नीचे की तरफ की कैटेगरी शुरू होती है। क्रिश्चियन को मिलेंगे किसी भी प्रकार का नॉनवेज खाता है, मुसलमान सब नॉनवेज खाता है लेकिन सुअर का मांस नहीं खाएगा। उसके नीचे हमारे इंडिया में भी ऐसी कैटेगरी है, वो ब्राह्मण भी है, सीकेपी बोलते हैं, मराठी में एक कौम है जो नॉनवेज में जानवर नहीं खाते लेकिन फिश खाते हैं, मछली खाते हैं। इसके नीचे हमारे अहमदाबाद में आपको वेजिटेरियन के बदले एगिटेरियन मिल जाएंगे, और नॉनवेज भी नहीं खाते, फिश भी नहीं खाते, लेकिन एग्स ऑमलेट खा लेते हैं।
और उसके बाद हमारा वेजिटेरियन आता है। लेकिन बात यहाँ से नहीं रुकती। वेजिटेरियन आता है तो जो पुष्टि मार्गी वैष्णव है वो प्याज नहीं खाएगा और लहसुन नहीं खाएगा, लेकिन आलू खाएगा, गाजर खाएगा, अदरक खाएगा। जब आप जैन को मिलेंगे तो सुनेंगे कि वेजिटेरियन तो है ही वो, और प्याज और लहसुन तो नहीं खाते, लेकिन जमीन के नीचे जो भी बनता है, उगता है, जैसे आलू है, गाजर है, अदरक है, वो भी नहीं खाते। तो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं खाना खाने के लिए, पार्टी के लिए, और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वाइफ होती है, हस्बैंड होता है, कभी पेरेंट्स होते हैं, तो हमें अंदाजा तो होता है कि ये लोग जैन है तो नहीं खाते होंगे, तो फिर भी हम पूछ लेते हैं कि क्या वो प्याज ईट करते हैं। देखो, मैं दो लैंग्वेज मिक्स करके आपको बताता हूँ, पूरा बैकग्राउंड देके बताता हूँ कि ईट का उपयोग कैसे कहाँ होता है। हम फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या आपकी वाइफ प्याज और लहसुन ईट करती है, खाती है। ये खाती में ईट यहाँ आता है। फिर इतनी कैटेगरी बताई, और एक कैटेगरी रहेगी जिसका अभी दुनिया में क्रेज बढ़ रहा है, इसको वेगान बोलते हैं। वेगान, वेगान यानी सिर्फ वेजिटेबल खाने वाले। जानवर के शरीर से निकली हुई कोई भी चीज ये वेगान नहीं खाता। दूध नहीं पिएगा, शहद नहीं खाएगा, दही, चीज, बटर कुछ भी नहीं खाएगा। अभी समझो आजकल इनकी तादाद मतलब वस्ती बढ़ रही है, तो हमारे घर में कभी कोई आता है तो ये भी हम पूछ लेते हैं कि अगर हम पनीर पालक बनाने वाले हैं तो पनीर को इंग्लिश में कॉटेज चीज बोलते हैं, जो मैं लिखा है 3rd लाइन में। तो वो भी हम पूछ लेते हैं कि डू यू ईट कॉटेज चीज, क्या आप पनीर खाएंगे। वो भी समझ जाता है और मुझे कहेगा हाँ खाता हूं, मैं वेगान नहीं हूं। तो इस तरह से ईट का उपयोग एक जनरल स्टेटमेंट बनाने के लिए ज्यादा किया जाता है कि क्या आप ये सब्जी खाते हैं, डू यू ईट दिस, डू यू ईट अनियन, डू यू ईट गार्लिक, डू यू ईट मिल्क आइटम्स, इस तरह से बनाया जाता है। और जब हम एक्चुअल खाने की बात करते हैं तो आगे टेक नाम का क्रियापद लगा के बताते हैं कि ही इज